नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु टॉकिंग न्यूज़ के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव 26 नवंबर को होने हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सवाना जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप ढॉक टीचर्स फ्रंट की ओर से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आ, सबसे पहले तो ये ढॉक टीचर्स फ्रंट जो है वो क्या है? थैंक यू अनिरुद्ध जी। मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे व्यू पॉइंट्स रखने के लिए और कुछ सवाल मुझसे पूछने के लिए आपने जो है आमंत्रित किया और अपने मीडिया अपने चैनल के माध्यम से आप मेरी बात दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। एडॉक टीचर्स फ्रंट जितने भी 5000 एडॉक शिक्षक यहाँ पर काम कर रहे हैं आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उन 5000 शिक्षकों के जो इमोशंस हैं, उन 5000 शिक्षकों की जो पीड़ाएं हैं, उनकी जो विडंबनाएं हैं, उनके दिमाग में जो भी परेशानी और उनके साथ जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, उस ट्रीटमेंट को समझकर एडॉक टीचर्स ने ये एक फ्रंट बनाया है। और ये जो फ्रंट है ये एक मजबूरी में बना, क्योंकि सारे एडॉक टीचर्स को ऐसा लगता है कि जो भी ड्यूटा में लीडरशिप रहे हैं या जो भी ड्यूटा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ड्यूटा के अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में ईसी एसी में भी चुनकर जाते हैं टीचर्स, वो टीचर्स जो हैं एडॉक के मुद्दों को बिल्कुल ज़ीरो अटेंशन देते हैं। उनकी प्रायोरिटी में एडॉक टीचर है ही नहीं, आती ही नहीं है। इसलिए मजबूरी में बहुत हिम्मत जुटाकर ये एडॉक टीचर्स फ्रंट जो है ये खड़ा हुआ है, ताकि एडॉक टीचर्स को भी फोकस में लाया जा सके। उनके जो जीवन के साथ हो रहा है, जो भी इनह्यूमैनिटी और इनह्यूमन ट्रीटमेंट और जो भी परेशानियाँ उनके साथ हो रही हैं, जो भी समस्याएं उनकी हैं, उनको फोकस में रखा जाए, क्योंकि एडॉक टीचर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधी से ज़्यादा आबादी बनाते हैं। तो जो ढॉक टीचर्स हैं, जब कुछ लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस फ्रंट से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, ये स्वतः स्फूर्त फ्रंट है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एडॉक टीचर्स जिन टर्म्स और कंडीशन जो उनकी हैं और जिस एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं, एक साइकोलॉजिकल डर हमेशा उनके मन में रहता है। आप अगर उनको सामने से पूछेंगे तो वो बिल्कुल अपने आप को किसी भी ग्रुप से, इनफैक्ट वो तो अपने आप को किसी जो परमानेंट टीचर्स नहीं कहूँगी, पर जो भी दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनके साथ भी एफिलिएट करके नहीं बताएंगे। अब इसमें बात यह है कि एडॉक टीचर्स का खड़ा होना एक ड्यूटा के इलेक्शन में, ये अपने आप में एक हिस्टोरिक है, एक अलग तरीके की बात है। और ये बात जो है सब में जो है ऑप्टिमिज़म तो पैदा करती है, पर साथ साथ में एक डर भी पैदा करती है। डर ये, ऑप्टिमिज़म ये कि एक हमारे बीच में से ही एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो गया, तो जो है उनके लिए हर्ष की बात है। और हम जहाँ जहाँ कैंपेनिंग करने जा रहे हैं वहाँ सब हमें भरोसा दिला रहे हैं कि अगर आप नहीं भी आते तो भी हमारा वोट आपको था, आपने बहुत साहस का काम किया है, अच्छा काम किया है, हम वोट आपको ही देंगे। डर की बात इसलिए है क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहते। जिस तरीके का माहौल आप जानते हैं यूनिवर्सिटी में चलता है, 4 महीने का लेटर हमको मिलता है, तो सबके मन में ये डर तो रहता ही है कि कहीं 4 महीने बाद हमको इसी बात पे ना निकाल दिया जाए। क्योंकि छोटी से छोटी बात पे एक एडॉक शिक्षक जो है वो सिर्फ ज़रा सी आवाज़ अपने स्टाफ एसोसिएशन में ही उठा दे तो कई सारे कॉलेजेस में उसको निकालने की तैयारी हो जाती है, क्योंकि हमारा टर्म्स और कंडीशन ऐसा है, ये सिस्टमिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बात ये है कि एडॉक शिक्षक जो हैं वो अपने आप को चाहे जितना भी अलग करें, लेकिन ग्राउंड पे जब हम जा रहे हैं बहुत ओवरहेलमिंग रिस्पॉन्स है। फ़ोन पर भी जब हम बात करते हैं तो बहुत ओवरहेलमिंग रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। सारे एडॉक टीचर्स यही कहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत पहले आ जाना चाहिए था, आपने ये पहल की है, तो आपका स्वागत है। जी, तो आपको क्यों लगता है कि डूटा और उसके जो पदाधिकारी या ईसीएसी मेंबर हैं वो फेल्योर रहे हैं ढॉक की प्रॉब्लम को सुलझाने में? जी, आप कोई भी मुद्दा आप उठा लीजिए एडॉक शिक्षक से जो जुड़ा हो। सबसे पहला मुद्दा मैं मैटरनिटी लीव का ही उठा देती हूँ। मैटरनिटी लीव हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है आज के समय में। मैं तो कहूँगी कहीं कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी मैटरनिटी लीव मिल जाता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ हम सब टीचर्स जो हैं इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इन सब के बारे में पढ़ाते हैं,
तो एक टीचर जिनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलता और उनकी नौकरी चली जाती है दूसरे दिन, अगर वो ज्वाइन ना करें अपनी ड्यूटी, वो सिजेरियन करा के आते हैं, कितने कितने मुश्किल प्रोसीजर्स से वो निकलते हैं। माँ बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं की जाती, इतनी वैल्यू नहीं की जाती कि वो नौकरी पे कंटिन्यू हो। तो कई कॉलेजेस में मेरी खुद की फ्रेंड्स की जो है जॉब गई है इसमें, आज तक वो वापस स्टेबलाइज नहीं हो पाई एंड दे ऑल हैव गॉट गुड क्वालिफिकेशंस। तो मैटरनिटी लीव का मुद्दा किसने उठाया? अगर उठाया भी तो सिर्फ इसे में उठा। मैं कह रही हूँ इस पर सड़कों पर आंदोलन हो जाने चाहिए थे कि मैटरनिटी लीव नहीं मिलता। फिर बाकी के लीव्स देख लीजिए आप, कितने लीव्स, हमें सिर्फ 4 लीव्स मिलते हैं महीने में, कुछ कॉलेजेस में, कुछ में 5, 7, मैक्सिमम 7। उस पर कोई बात कभी नहीं हुई। और बहुत सारे जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो हमको नहीं मिलते। तो 3 तरीके की इनइक्वालिटीज़ जो हम लोगों को दिखती हैं वो ये हैं। सैलरी स्ट्रक्चर में भी इनइक्वालिटी है, साथ में हमारे जो वर्किंग कंडीशन है उसमें इनइक्वालिटी है, बेनिफिट्स में इनइक्वालिटी। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने 2019 में ये सबसे परेशान होकर एक मूवमेंट चलाया गया, जिसमें एडहॉक टीचर्स दिन रात वीसी ऑफिस के सामने इतनी ठंड में, सर्द रातों में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वहाँ पर सोते थे। उसके बाद भी एक जो लेटर हमें मिला था MHRD से, 5 दिसंबर का लेटर, वो पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में जो का तो, वो किसी कॉलेज में नहीं गया। और उसमें ये लेटर में साफ साफ लिखा है कि सभी एडहॉक टीचर्स को टिल परमानेंट वाला एक लेटर दे दिया जाए, हर 4 महीने में उन्हें ना आना पड़े। हर 4 महीने में जॉइनिंग डेट पर, खास करके कोविड के समय में आना, ये बहुत मुश्किल था सबके लिए, लेकिन वो लेटर ही इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया। वहीं आप देख लीजिए तो दूसरे मुद्दे हैं वो कितना फटाफट क्लिंच हो गए 5 दिसंबर के लेटर में, और जो दूसरे मुद्दे हैं वो क्लिंच हो गए फटाफट। और पेंडेमिक के टाइम पे उनके लिए खूब कवायद हुई, सब साथ में थे, सारे स्टेक होल्डर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारे मुद्दे फटाफट रिजॉल्व हो गए। लेकिन एडहॉक टीचर की जो कंडीशन है जो कि तो बनी हुई है, बल्कि मैं कहूँगी बिगड़ती जा रही है। वाइज देखें तो इकोनॉमिकल क्या नुकसान है? जी, आप देखेंगे कि जो एडहॉक टीचर यहाँ पर ज्वाइन करता है, कोई भी एडहॉक टीचर नया, तो उसका जो बेसिक पे लेवल होता है और जो बेसिक सैलरी होता है वो उस पर ज्वाइन करता है। लेकिन जब तक वो परमानेंट नहीं होता तब तक ना तो उसको कोई इंक्रीमेंट मिलता है, ना उसका सैलरी कभी रेज होता है। अभी 7th पे कमीशन में सैलरी रेज मिला, पर वो भी थोड़ा। तो अगर कोई एडहॉक टीचर 25 साल से काम कर रहा है मान लीजिए, तो 25 साल में उसका वही बेसिक पे पर वो काम कर रहा है, उसके सिर्फ 20 या 30 हज़ार रुपये बड़े होंगे आज की डेट में, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि अगर हम परमानेंट हो चुके होते अभी तक, तो हमको इंक्रीमेंट भी मिल रहा होता, हमें प्रमोशंस भी मिल रहे होते, बाकी सारे बेनिफिट्स, लीव और LTC और मेडिकल जो भी रीइंबर्समेंट हैं वो भी हमको मिल रहे होते, और सब तरीके के तमाम बेनिफिट्स, और हम अपने रिसर्च पे फोकस कर रहे होते, और क्वालिटेटिव एजुकेशन में हम कंट्रीब्यूशन कर रहे होते, करते अभी भी हैं, लेकिन हमें उतना समय नहीं मिलता। और हम लोग बड़ी मुश्किल से अपने आर्टिकल्स और ये सब लिखते हैं, छपाते हैं, हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलती किन्हीं दूसरी कॉन्फ्रेंसेस में भी जाकर पार्टिसिपेट करने के लिए। और छुट्टी वो 7 दिनों में से ही है, या तो आप बीमार पड़ के वो छुट्टी ले लीजिए, या फिर आप कॉन्फ्रेंसेस के लिए ले लीजिए, या बच्चा बीमार है तो उसके लिए ले लीजिए। वो आपको डिसाइड करना है वो छुट्टी में, 7 छुट्टियों में आपको क्या प्रायोरिटी देनी है। तो हम लोग अपना कुछ भी अपने जीवन में, अपना पर्सनल एकेडमिक ग्रोथ वो हम नहीं कर पा रहे। इकोनॉमिक जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, वो मैंने अभी आपको बता दिया। जो एडहॉक टीचर्स हैं उनके परमानेंट ना होने के पीछे किस तरह की राजनीति या किस तरह की चीज़ों को आप देखती हैं? एडहॉक टीचर के परमानेंट ना होने का कारण मैं सभी स्टेक होल्डर्स को मानती हूँ यूनिवर्सिटी में, और इवन गवर्नमेंट से जो टाइम टू टाइम जो भी पॉलिसीज़ निकलती हैं, ये सभी कारण हैं। ऐसा एक कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, सब कारण मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट जो है काफ़ी साल से ये पॉलिसीज़ लाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं कि हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज़ किया जाए, और प्राइवेटाइज्ड हायर एजुकेशन में परमानेंट टीचर की कोई जगह नहीं होती। ये जो अभी गवर्नमेंट के हाल फिलहाल के पॉलिसीज़ आए हैं, इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वहाँ पे भी वो मैंने पढ़ा है, और उसमें कोई परमानेंट शब्द मुझे नहीं दिखा। अलग अलग तरीके के नॉमेनक्लेचर्स दिए हुए हैं टीचर्स के लिए, लेकिन परमानेंट फैकल्टी नाम का कोई शब्द उस पूरे डॉक्यूमेंट में मुझको नहीं मिलता। तो पॉलिसीज़ तो आते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर इंटरव्यूज़ नहीं होते। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बार बार कभी नए तरीके के स्क्रीनिंग पॉइंट्स उसमें आ जाते हैं। 2014-15 में दूसरे तरीके के स्क्रीनिंग क्राइटेरिया था, अभी दूसरे तरीके का स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है। तो 5 साल पहले जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, करीब 500 पोजीशंस को ही भरा गया था। 5000 पोजीशन खाली पड़े हैं यूनिवर्सिटी में, अराउंड 5000 पोजीशन, पर 500 पोजीशंस ही भरे गए पिछले 10 साल में। तो तब दूसरा क्राइटेरिया था, अब दूसरा है। अब ना जाने मैं उस क्राइटेरिया में आती हूँ कि नहीं, मैं यानी कि सभी एडहॉक टीचर्स, हमें नहीं पता हम उस क्राइटेरिया में
तो हम लोग तो इनिशियल लेवल पे ही फॉर्म नहीं भर पाएंगे ना। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो गया, वो पीछे की हमारी हालत ह्यूमन एंगल को ना देखते हुए नए नए स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज और ये सब आए दिन हमें लगता है कि निकल रहे हैं हमारे लिए। और बाकी स्टेक होल्डर्स जो टीचर्स फ्रेटर्निटी है उसको भी मैं ज़िम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि ड्यूटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन बॉडी, जो ये सब देख रही थी इतने साल से होते हुए। तो उसका दबाव कहाँ था, वो किन किन मुद्दों पे दबाव बना रहे थे। हमें बताया जाता है कि वो कई मूवमेंट्स चलाए, लेकिन वो मूवमेंट्स कौन से थे? क्या वो मूवमेंट्स हमारे पक्के होने के लिए, पक्की नौकरियों के लिए वो मूवमेंट्स थे? और अगर थे तो कितनी तन्मयता से थे? और अगर तन्मयता भी वो कहें कि दिखाई है, तो फिर मैं कहूँगी कि नीयत साफ़ नहीं थी, जो अभी तक हम सबकी पक्की यहाँ नौकरियाँ नहीं लगी हैं। हम सबका अभी तक इसीलिए एब्जॉर्प्शन मूवमेंट चलाना पड़ा। इंटरव्यूज़ होते तो एब्जॉर्प्शन मूवमेंट की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कोई ना कोई कहीं ना कहीं लग जाता, और ठीक तरीके से इंटरव्यूज़ होते तो मेरिट जो है मेरिटोरियस होते, लेकिन ऐसा नहीं जो है इंटरव्यूज़ होने का तो मौका ही नहीं आया। मेरिट की बात तो मैं बहुत बाद में करूँगी, इंटरव्यूज़ होने का ही मौका नहीं आया। और जब भी हुए हैं जहाँ वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। लॉ फैकल्टी में देख लीजिए 80% डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। अभी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हमने सुना है 100% डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। इसी तरीके के डिस्प्लेसमेंट हम आगे भी सोच रहे हैं कि अगर इंटरव्यू होता है तो इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट होंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सभी स्टेक होल्डर्स इसके जिम्मेदार नहीं है? एब्जॉर्प्शन मूवमेंट जो हमने रात दिन अपना खून पसीना देके खड़ा किया, उस मूवमेंट का आउटकम क्या हुआ? वो ऐसा आउटकम के लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ पर तो ड्यूटा में जो लीडरशिप है और बाकी के शिक्षक संगठन है वही लड़ रहे थे ना आगे खड़े होकर। इनफैक्ट कुछ शिक्षक संगठन तो मान ही नहीं रहे थे कि एब्जॉर्प्शन हो भी सकता है। वो तो जब मिनिस्ट्री से एक लेटर आया, यूजीसी ने कहा, और खुद गवर्नमेंट से जो है इस तरीके की बातें आती हैं कि ये हो सकता है वन टाइम रेगुलेशन होकर सब लोगों की नौकरी पक्की हो सकती है, तो फिर कौन है जो रोक रहा है, बताइए। ड्यूटा एक अम्ब्रेला संगठन है, उसके नीचे सभी लोग आते हैं जी। आप एक अकेले एब्जॉर्प्शन के मुद्दे या एडहॉक के मुद्दे को लेकर अगर चुनावी मैदान में जाएंगी जी, तो क्या टीचर्स आपको 100% समर्थन देंगे? देखिए बात ये है कि ये दो मुद्दे लेकर तो मैं आ रही हूँ। 5 दिसंबर का इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन और एब्जॉर्प्शन सभी एग्जिस्टिंग टीचर्स का अकॉर्डिंग टू 100 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, ये मुद्दे तो मैं लेकर आ रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि और लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाएंगी। पिछले सालों में क्या वो टीचर लड़ाइयाँ आप नहीं पे लड़ी। विश्वास कर पाएंगे? हाँ, तो मैं बता रही हूँ अपनी बात उनको कि विश्वास इसलिए करना होगा क्योंकि हमने सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एडहॉक टीचर्स हैव बीन द बैकबोन ऑफ ड्यूटा। जितने भी जब भी कॉल्स आए, जो भी कॉल कर रहा है, तो एडहॉक टीचर सबसे पहले भागकर वहाँ पर खड़ा होता है। FYUP को रोल बैक करने की बात हो, चाहे एडहॉक टीचर सबसे ज़्यादा संख्या में था, परमानेंट टीचर्स भी थे, पर एडहॉक टीचर वहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो गैजेट नोटिफिकेशन निकला था अराउंड 2016 में, तो वहाँ पर भी वर्कलोड का इशू आ रहा था। इवन परमानेंट टीचर्स के भी वर्कलोड का इशू आ रहा था, उसमें भी निकल के हम लोग गए थे एडहॉक टीचर्स। उसके बाद प्रमोशंस के जब बैनर्स थे, वो बैनर भी हम पकड़ के गए थे। उसके बाद जब हमने अपना मुद्दा उठाया एब्जॉर्प्शन का, उसमें भी हम थे। तो हम ये बताइए कि हम बैकबोन है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें हम नहीं जाते? हम लोगों को भी अब एक्सपीरियंस हो गया है कि मुद्दे कैसे उठाने हैं, और हमको ये, क्योंकि अब हमें लगता है हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमें बहुत फेथ है, ऐसा नहीं है, ड्यूटा की ऑर्गेनाइजेशन में फेथ है, पर जो लीडरशिप आती है उसमें और जो बाकी के लोग चुनकर आते हैं, वो उस तरीके से मुद्दे नहीं उठा पाते। इसलिए हमें नियत पे शक है उनकी। हमें लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं कुछ अपने मुद्दों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमारे मुद्दों को ज़ीरो अटेंशन दिया जाता है। तो हम जब आपके सब मुद्दों में, सभी मुद्दों में, सबके सारे टीचर्स जितने भी यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, जब हम सबके मुद्दों में आगे जाते हैं, तो क्या हम आगे नहीं जाएंगे? ये तो दो मुद्दे सिर्फ प्रायोरिटी पे हैं, लेकिन जो भी लड़ाई होगी उसके लिए एक बहुत जुझारू और एक बहुत पैशन वाली लीडरशिप चाहिए, जो सिलेक्टिव फाइट्स ना ले, जो सारी फाइट्स इंपॉर्टेंट समझ के उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रख के जो ले, बैठे ना रहे और सड़क पे निकले। तो एडहॉक टीचर्स से क्या कहना चाहेंगे कि उनका विश्वास आप में जगे, आपको वो वोट करें और आपको सपोर्ट करें? जी, एडहॉक टीचर्स से मेरा मैसेज ये है कि खतरे तो आते रहते हैं, आए हैं। उन खतरों के कारण कई लोगों ने अपनी नौकरियां भी खोई हैं। FIUP जब पहली बार आया था तो कई टीचर्स ने खोई थी नौकरियां, उनमें से मैं भी एक टीचर थी। लेकिन फिर स्ट्रगल करते 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 हम लोग आ जाते हैं सिस्टम में। लेकिन खतरा हमेशा है सबके सर पे। 4 महीने बाद, मैं ये नहीं कह रही कि कभी NEP आएगा उसकी वेट कीजिए, हर 4 महीने में तलवार लटकी रहती है कि नौकरी बचेगी कि नहीं।
ये हर एक एडहॉक टीचर के लिए है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारा हम प्रोटेक्शन करने के लिए कोई नहीं। सिस्टम जब बहुत रूथलेस होता है ना तो कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाता किसी को। हमारे संगी साथी भी देखते रह जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं जब हमारी नौकरियाँ जाती हैं। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ खतरा तो हर 4 महीने में है। और अब जिस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा है, हो सकता है खतरा, स्टैगर्ड वर्कलोड आप देख रहे होंगे, हो सकता है खतरा किसी भी दिन आ जाए। हो सकता है किसी दिन चिट्ठी पकड़ा दी जाए, कल से मत आना, नौकरियां नहीं हैं। तो ये तो होना ही होना है, तो इस बात से बिल्कुल ना डरें। लेकिन अगर आप अपनी ताकत दिखाएंगे, अगर आप एक साथ स्ट्रेंथ में आकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेजेंगे और एक कलेक्टिव फाइट पुटअप करेंगे कलेक्टिवली, वो फाइट से ज़रूर वो खतरा मैं कह रही हूँ टलेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा। ये मैं कह रही हूँ, डर के आगे जीत है। जब आप अपना डर बाहर निकाल के आएंगे सब लोग साथ, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ किसी की नौकरी नहीं जाएगी। ये मैं कह भी रही हूँ, बल्कि मैंने कहा भी है। इन केस अगर इंटरव्यूज़ की बात होती है इसी स्क्रीनिंग के साथ और एक भी व्यक्ति डिस्प्लेस होता है, सबसे पहला इंसान मैं होऊंगा जो आमरण अनशन पे बैठ जाएगा और जो वहाँ पर एकदम बैठ जाएगा। जीवन मरण का सवाल होगा मेरे लिए, लेकिन मैं आप सब हैं। मैं 5000 टीचर्स की आवाज़ हूँ, उनकी आवाज़ मैं बुलंद करना चाहती हूँ। तो आप सबकी आवाज़ बुलंद होगी तभी मेरी आवाज़ भी बुलंद होगी और हर वो संभव कोशिश की जाएगी जिससे एक भी व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट ना हो। ये विश्वास मैं यहाँ दिलाना चाहती हूँ। बाकी जब हम लोग आएंगे इस इलेक्शन में, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जीत रहे हैं। जितना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, मुझको ऐसा लगता है कि एडहॉक शिक्षक जीत रहा है और सारे मिलकर अपनी कॉन्शियंस के साथ उन्हें वोट करेंगे, अपनी अंतरात्मा से पूछकर वोट करेंगे, उनके हकों के लिए वोट करेंगे। जब इतनी सारी ताकत दिखेगी तो कहीं कोई डिस्प्लेसमेंट होने का कोई चांस नहीं है। दूसरी बात, ड्यूटा आप और मजबूत कर सकते हैं। सब लोग मिलकर साथ आने की बात, सब लोग परमानेंट हो जाएं। जब 8000 की परमानेंट की ताकत होगी तो बहुत मुश्किल होगा किसी को भी निकालना, लेकिन वो ताकत टूटी हुई है। तो मैं यही कहती हूँ कि जो भी ऐसी नीतियाँ आ रही हैं जो कि शिक्षकों को निकाल के बाहर कर देना चाहती हैं, शिक्षा का जो है प्राइवेटाइजेशन करना चाहती हैं और जो छात्र हैं उनके ऊपर बहुत भारी किस्म का खर्चा डालना चाहती हैं, वो नीतियों से भी तभी लड़ा जा सकता है जब सारे लोग परमानेंट हो जाएं। एक मजबूत ड्यूटा हो जाएगी। कोई ऐसा शिक्षक नहीं रहेगा जिसको बहुत आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है कि एनईपी से लड़ना हो या किसी से लड़ना हो, पहले एडहॉकिज्म जो है उसको ख़त्म करके परमानेंट नौकरियां सबकी लगें। वो अपने आप में एनईपी का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने वाली बात है।